हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ न्यू एवेंजर्स। और आज के न्यू एवेंजर्स की स्टाइन के अंदर हम देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर यानी कि स्पाइडर वुमन, जिसके बारे में हमें ये बताया जा रहा है कि वो खुद स्क्रल की क्वीन है, लेकिन अभी तक हम उस बारे में श्योर नहीं है। तो बेसिकली आज के इस एपिसोड के अंदर हम स्पाइडर वुमन की स्टोरी के ऊपर नजर डालेंगे और कुछ स्क्रल से रिलेटेड चीज़ों को भी देखेंगे। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हम कुछ महीनों पहले शिफ्ट होते हैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर, कैलिफोर्निया। और वहाँ हम देखते हैं कि निक फ्यूरी उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये करना ही होगा। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग मेरे चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो ये पहचान गए होंगे ये पैनल, कि ये बेसिकली वही पैनल है जो कि हमने न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ में देखा था, जब स्पाइडर वुमन निक फ्यूरी से छुप छुप के मिल रही होती है। और वो फर्स्ट टाइम आती है और बोलती है तो वो बोलती है कि वाकई में तुम क्या दिमाग ख़राब हो चुका है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही करो, अपनी पावर्स वापसी हासिल कर लो। अगर हाइड्रा के लोग तुम्हारी पावर्स तुम्हें लौटा रहे हैं तो उनसे हासिल करो, तुम उनके लिए काम करो और उनकी खबर लाके मुझे दो। मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ था जब स्पाइडर वुमन जो है अपनी दोबारा से पावर्स गेन करने जा रही थी हाइड्रा में। मतलब इन सारी कहानी को हम शुरू से देख रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। और इसी तरह मैं ये पैनल आपके साथ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से स्पाइडर वुमन जो है निक फ्यूरी उसको अपने काम पे लगा देते हैं, तुम हाइड्रा के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन लाके मुझे दोगी। और इस टाइम निक फ्यूरी जो है वो शील्ड के एजेंट थे, शील्ड के डायरेक्टर थे। और इसी तरह हम हाइड्रा बेस में शिफ्ट होते हैं अननोन लोकेशन में, जहाँ पे हाइड्रा के लोग जो हैं इसके ऊपर अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और इसकी जो पुरानी पावर्स होते हैं वो इसको दे रहे होते हैं। और इसी तरह वो समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे अंदर जो जेनेटिक कोड्स हैं जो तुम्हारे फादर ने ऑल्टर किए थे वो तुम्हारी उम्र के साथ चेंज होते रहते हैं और अपने आप को करेक्ट करते रहते हैं। तुम्हारी बॉडी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइट कर सकती है, वो अपने आप को हील भी कर सकती है और काफ़ी टाइम तक जो है बगैर खाए पिए भी जिंदा रह सकती है। लेकिन अब आखिरकार जो है हमने तुम्हारे टिश्यूज़ को समझ लिया है और हम उनको क्लोन कर सकते हैं। और इसी चीज़ के ज़रिए हमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन अब हम तुम्हारी पावर्स तुम्हें वापसी लौटा सकते हैं जो कि तुम्हारी पहले कभी हुआ करती थी। मुझे तुमसे ये कहना ही होगा जैसे कहा कि तुम्हारे फादर जो थे वो अपने वक्त से बहुत ज़्यादा आगे थे। उनके साइंटिफिक अचीवमेंट्स वाकई में हम मानते हैं उनको, और हम भी इस बात पर बहुत प्राउड है कि उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया था। और इस तरह वो आदमी बोलता है कि हेल हाइड्रा, और वहाँ पर स्पाइडर वुमन बेहोश हो जाती है। और इसी तरह वहाँ पर डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये बेहोश हो चुकी है। और वहाँ पर हम बेसिकली देखते हैं कि उस हाइड्रा के रूम के अंदर एक औरत घुसती है और वो आदमी बोलता है क्या हम आगे प्रोसीड करें माई क्वीन। तो वहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे क्वीन विरान की आई हुई होती है, और दरअसल ये हाइड्रा नहीं होता जो उसको पावर्स वापसी दे रहा होता है, बल्कि ये दरअसल स्क्रल्स होते हैं। इन्होंने ऐसी नकली हाइड्रा बनाई है जिससे स्पाइडर वुमन को ये लगेगा कि हाइड्रा के लोग इसकी पावर्स इसको वापसी दे रहे हैं। और निक फ्यूरी के कहने पर ये यहाँ पे आ भी गई। लेकिन दरअसल होता ये है कि हमने देखा था पहले इशू के अंदर न्यू एवेंजर्स की टाइन के अंदर कि क्वीन विरान की जो थी वो कहती है कि मैं भी इस इंस्पिरेशन के अंदर हिस्सा बनूंगी और मैं उस पर्सन को चूज़ करूंगी जो कि सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब स्पाइडर वुमन सबसे पहले उसने पावर्स हासिल करी तो वो बेसिकली तब से ही चेंज हो चुकी थी। तब से ही जो थी उसकी जगह क्वीन विरान की थी जो कि स्क्रल्स की क्वीन है। और यहाँ पे बेसिकली हम वो प्रोसेस देखते हैं जिसके जरिए वो अपनी पावर्स हासिल करती है। और ये दरअसल एक किस्म का साइंटिफिक और मिस्टेक, ये दोनों प्रोसेस को मिला के इन लोगों ने ये ईजाद करा है। और इस तरह हम देखते हैं कि एक आदमी आता है, वो स्क्रल लैंग्वेज में कुछ पढ़ रहा होता है और उसके मुंह पे लाके एक कपड़ा रखता है। और ये कपड़ा बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर स्पाइडर वुमन की सारी मेमोरीज, सारी पावर्स, सारी चीज़ें, सारी एबिलिटीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। और वो वहाँ पे बोलती है कि ये एक ह्यूमन ब्लड है, ये एक ब्लड है फीमेल का, ये ब्लड है जेसिका ड्रू का, ये ब्लड है स्पाइडर वुमन का, ये ब्लड है हाइड्रा का, और ये ब्लड है शील्ड का। मतलब इस तरह उसके पास जितनी भी उसकी मेमोरीज होती हैं पास्ट, प्रेजेंट और आगे जो होने वाला है वो सब उसके दिमाग में अब शिफ्ट हो चुकी हैं। और इसी तरह हम देखते हैं ये प्रोसेस जब खत्म होता है तो वो बोलती है कि अब मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, मैं जेसिका ड्रू हूँ, मैं स्पाइडर वुमन हूँ, मैं एजेंट ऑफ हाइड्रा और एजेंट ऑफ शील्ड हूँ फॉर द ग्लोरी। और इस तरह हम देखते हैं कि वो स्क्रल क्वीन विरान की जो होती है अब वो पूरी तरह से जो है स्पाइडर वुमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और इसी तरह वो उसकी जगह ले लेती है। और यहाँ से हम कुछ हफ्तों बाद शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर,
एक पोर्ट के ऊपर एक पुराना सा बंकर होता है उसके अंदर, और जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातें कुछ यूं होती हैं। चलो अब इस बारे में बात करते हैं हम। अब ये हमें सोचना है कि हम किस तरह से जेसिका ड्रू को वापसी शील्ड के अंदर भेजें और किसी को इसके ऊपर शक भी ना हो। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे उन लोगों की ये मीटिंग हो रही होती है, खुफिया मीटिंग, जो सारे स्क्रल्स हैं और वो ह्यूमंस के रूप में घूम रहे हैं। मतलब वो लोग यहाँ पे आके सारी प्लानिंग्स करते हैं कि अब उन लोग को किस तरह से आगे कदम उठाना चाहिए। और अब ये लोग ये डिसाइड कर रहे हैं बेसिकली कि किस तरह से वो लोग जेसिका ड्रू को शील्ड के अंदर भर्ती करें। और वहीं पे एक शील्ड की एजेंट होती है जो कि बेसिकली स्क्रल होती है। अभी मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और अभी मुझे 2 दिन हो गए इस चीज़ के ऊपर, और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। मैंने अभी तक ये पता लगाया कि शील्ड के अंदर 2 ऐसे एजेंट्स हैं जिनके पास वाइट कोड है, और ये बहुत हाई सिक्योरिटी कोड माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही हैं। उसमें से एक जो है उसको हम ऑलरेडी अपने स्क्रल से स्विच कर चुके हैं, और वहाँ पे एक आदमी हाथ खड़ा करते हुए बोलता है कि हाँ वो मैं हूँ। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि अब स्क्रल के पास शील्ड का एक वाइट कोड एजेंट भी मौजूद है, और बताती है कि इस तरह से ये जो है एजेंट तुम्हारा टेस्ट लेगा, तुम्हें कुछ असाइनमेंट्स वगैरह देगा और तुम्हें किसी भी हालत में ये पास करेगा। उसके बाद तुम्हारा पहला असाइनमेंट जो होगा वो एक ऐसी जॉब होगी जो कि बहुत ज़रूरी होगी, और उसके लिए पर्सनली मैं तुम्हें पिक करूँगी और रिकमेंड करूँगी। और माय लॉर्ड, ये सिर्फ अभी शुरुआत है। आपके कमांड के ऊपर हम दर्जनों एजेंट शील्ड और हाइड्रा के अंदर स्विच कर सकते हैं, और हर तरफ हमारा ही राज होगा। कि बिल्कुल तुमने सही कहा, ऐसा ही होगा आगे जाके। लेकिन वो बोलती है कि अभी के लिए हम जो हैं अपने पुराने प्लान के ऊपर रहेंगे जो हमने पहले सोचा हुआ था। मतलब एक वक्त में सिर्फ 3 टारगेट्स, और हमारे सबसे बड़े टारगेट्स और प्रॉब्लम्स ये हैं। सबसे पहली बात, वाइब्रेनियम माइंस, म्यूटेंट पॉपुलेशन की ग्रोथ जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और सुपर पावर्ड कम्युनिटी। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारा टारगेट है। हमें किसी भी तरह से इनके ऊपर हावी होना है, इनको ख़त्म करना है। वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके हम ज़बरदस्त किस्म के वेपन्स बना सकते हैं जो कि हमारे एम्पायर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और हमें इस जंग में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जितवा सकते हैं। और इस प्लेनेट के ऊपर ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हमारे वेपन्स बेकार पड़ जाते हैं। मतलब वाइब्रेनियम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और इसके आगे हमारे जो ज़बरदस्त किस्म के वेपन्स हैं वो भी फीके पड़ जाते हैं। या तो हमें इसको हासिल करना है या फिर पूरी तरह से बर्बाद कर देना है। और इसके 2 मतलब निकलते हैं, एक कि वाइब्रेनियम सैवेज लैंड के अंदर पाया जाता है और दूसरा वकांडा के अंदर। और इसी तरह हम शील्ड के अंदर एक ग्रुप ऐसा बनाएंगे जो कि सैवेज लैंड वाली जगह पे जाके उस वाइब्रेनियम से निपटेगा। और तुम जो हो बेसिकली एक शील्ड का ऐसा फ्रैक्शन बनाओगी जो कि लोगों की नज़र में लगेगा कि वो करप्ट हो चुका है, वो अपने आप पे जो है अब लॉयल नहीं रहा, वो अपने काम खुद कर रहा है। और हो सकता है उन शील्ड के लोगों को सुपर हीरो कम्युनिटी पकड़ भी ले, और इसमें हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जब चाहें इसको ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरी मज़े की बात यह है कि निक फ्यूरी अब शील्ड से बाहर हो चुका है, और उसकी जगह एक नई लड़की आई है जिसका नाम मारिया हिल है, और उसके बारे में कोई इतना ज़्यादा नहीं जानता है, ना ही कोई इसकी इतनी परवाह करता है कि वो कौन है। हम जो है उसके साथ आराम से खेल सकते हैं, उसको ज़्यादा शक भी नहीं होगा। और हो सकता है कि आगे जाके हम उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब कर दें कि वो अपनी जॉब छोड़ने पे खुद ही मजबूर हो जाएगी। और इस तरह से हम यहाँ से ये जान सकते हैं कि किस तरह ने क्वीन को इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जो वाइब्रेनियम माइंस हैं, मतलब जो सैवेज लैंड के अंदर हमने पिछले इशूज़ में देखा था कुछ जो हो रहा था, वो किस तरह से हुआ था, उसकी प्लानिंग किस तरह से हुई थी। और यहीं पर वो बोलती है कि दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है, म्यूटेंट्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही है, और ये म्यूटेंट्स हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका खुद का एक आइलैंड भी है, और वो अब प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी खरीद सकते हैं। मतलब वो अपने आप पे कुछ ना कुछ अब बन गए हैं, वरना पहले म्यूटेंट्स को इस तरह से नहीं देखा जाता था। अब वो एक किस्म की हीरोज़ बन चुके हैं, उनका अपना आइलैंड है। और ये बात हो रही है बेसिकली जिनोशा आइलैंड की, जहाँ पे तकरीबन 16 मिलियन म्यूटेंट्स रहा करते थे। और वो बोलती है कि हम एक ऐसी आर्मी से नहीं जीत सकते हैं जिसके पास इतनी ज़्यादा सुपर पावर्स और म्यूटेंट्स हों। वी सिंपली कैन नॉट विन। और जितने ज़्यादा म्यूटेंट्स बढ़ते जाएंगे उतने ही ज़्यादा हमारी हार के चांस भी बढ़ते ही जाएंगे। अभी हमारे पास इससे निपटने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो ये है रेसिज्म। मतलब हम तो ये बात जानते हैं कि ह्यूमंस म्यूटेंट से कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं। हमें बस कुछ ऐसे इवेंट्स बनाने हैं जिसमें म्यूटेंट्स कुछ ऐसा करें जिससे ह्यूमंस उनसे नफरत करने लग जाएं, और पहले की तरह उनको जो है दबा के रखें, आगे ना बढ़ने दिया जाए। इसी के ज़रिए हम उन म्यूटेंट्स को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो वो बोलती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है माय क्वीन, और ये ह्यूमंस इन म्यूटेंट से इस वजह से भी डरते हैं, इस वजह से भी नफरत करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये म्यूटेंट जब चाहें इनको ख़त्म कर सकते हैं। तो बोलती है क्वीन, ये तो जाहिर सी बात है, और इसी हेट क्राइम के ज़रिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम थोड़ी सी आग लगाएंगे इन लोगों के बीच में ताकि ये लोग आपस में ही लड़ते रहें, और जितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इसमें होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा। और इसी तरह एक तीर से हम 2 निशाने कर लेंगे। मतलब जब ह्यूमंस की फाइट होगी तो उसमें सुपर हीरो कम्युनिटी अपना हाथ ज़रूर डालेगी, और उसमें भी कैजुअलिटीज़ होंगी। और इस तरह हम ये करने से दोनों चीज़ों से एक साथ निपट सकते हैं। हमें जो है देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल हीरोज़ कौन है, और एक एक करके उनको स्विच करना होगा। और मैं खासकर उन इंसानों और म्यूटेंट्स की बात कर रही हूँ जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम, नेमोर, द स्कारलेट विच और हरक्यूलिस। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर लोग हैं कि हमारा चाहें तो बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो वो दूसरी एजेंट बोलती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही है। और हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि थॉर मर चुका है, क्योंकि इस टाइम थॉर रैग्नारॉक वाला इवेंट हुआ था और थॉर और एसगार्ड ख़त्म हो चुका था।
वो बोलती है कि हाँ थॉर तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस वक्त वांडा मैक्सिमॉफ जो है हमारे नाक में काफ़ी ज़्यादा दम की हुई है। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि ये हाउस ऑफ एम से पहले की कहानी है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होएगा। और इसके साथ साथ रीड रिचर्ड और टोनी स्टार्क, इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, ये हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो दूसरी एजेंट बोलती है कि माय लॉर्ड, हमें तो सबसे पहले इन लोगों को मार देना चाहिए, और मैं जो हूँ सू स्टॉर्म आराम से बन सकती हूँ। मैं चाहूँ तो रीड रिचर्ड को उनके बेड के अंदर ही मार सकती हूँ, वो भी आज रात ही। तो क्वीन बोलती कि नहीं नहीं, उन दोनों को जिंदा ही रखना होगा, क्योंकि उन लोगों ने जो हरकत इतने साल पहले हमारे वर्ल्ड पे आके करी थी वो उसकी कीमत चुकाएंगे। उनको मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। वो अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह से हम उनका पूरा प्लेनेट बर्बाद करते हैं, और ये इनकी सज़ा होगी। जब वो ये सब देख लेंगे, जब उनको एहसास होगा ये सब उनकी वजह से हुआ है, तो उसके बाद फिर मैं उनको मार दूंगी, और वो भी हमारी थ्रोन सिटी गैलेक्स के अंदर। तो वो बोलती कि जैसा आप चाहें माय क्वीन, वैसा ही होगा। अभी के लिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उनको आपस में लड़वा सकते हैं। उनको ऐसा कर दें कि वो लोग एक दूसरे पे भरोसा ना करें, उनके दिल में एक दूसरे के लिए नफरत, मिसट्रस्ट और रेसिज्म भर सकते हैं हम। और दूसरा एजेंट बोलता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वो दूसरी शील्ड की एजेंट बोलती है कि मैं आपको एक बात बताऊं क्वीन, अगर निक फ्यूरी इस वक्त शील्ड चला रहे होते तो हमारे लिए करना कभी भी इतना आसान नहीं होता। अब निक फ्यूरी जा चुके हैं तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई हैं। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि स्क्रल के लोगों को भी अंदाज़ा है कि निक फ्यूरी क्या चीज़ें, मतलब निक फ्यूरी होते तो वो इनका प्लान ख़राब कर सकते थे, लेकिन फिलहाल निक फ्यूरी जो है वो शील्ड से बाहर है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये हमें माइटी एवेंजर्स की सीरीज़ में पता चल रहा है। तो क्वीन वेरान बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि निक फ्यूरी बाहर जा चुके हैं, वो अभी भी जो है सबके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है, और ये अभी भी इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा जितना पहले था। और मैं तुम लोग से एक बात साफ कह दूँ कि ये सब खत्म होने से पहले हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग मर जाएं। तो वो शील्ड के एजेंट बोलती है मैम आप हमें ये बताइए सिर्फ कि आप कहाँ चाहती हैं कि जेसिका ड्रू मौजूद हो, आप कहाँ अपना रोल प्ले करना चाहती हैं। मुझे उस जगह पे डालो जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा मैडनेस फैला सकूँ और सबसे कम शक लोगों की नज़र में हो। और इस तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं राइकर आइलैंड मैक्सिमम सिक्योरिटी पेनिट्रेरी में। और बेसिकली ये वो पैनल है जो कि हमने न्यू एवेंजर्स की इशू नंबर 1 के अंदर देखा था, जब राइकर आइलैंड के ऊपर डेयरडेविल, लूक के जो स्पाइडर वुमन जो हैं एक क्रिमिनल से मिलने आ रहे होते हैं। और बेसिकली वो लोग मिलने आ रहे थे सेंट्री से ही। और मुझे लगता है कि ये बात आपको ज़रूर याद होगी। और बेसिकली हमें पता चलता है कि जब से वो जो थी बेसिकली जेसिका ड्रू थी ही नहीं, वो दरअसल क्वीन वेरान की थी जो कि स्क्रल्स की क्वीन है। और वहीं पे हम देखते हैं कि बातचीत हो रही होती है और वो पूछता है तो बताइए मिस ड्रू, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये किस तरह से गया। तो वो बोलती है कि मैक्स डिलन यानी इलेक्ट्रो को जो काम दिया गया था उसने बिल्कुल वैसा ही करा। तो बोलता है कि हाँ आप ठीक कह रही हैं, उसने बहुत ज़बरदस्त काम करा, और ये तो हमने इंटरनेट के ऊपर भी देखा था। और वो बताती कि हाँ, और उसके ज़रिए 50 कुछ जो क्रिमिनल्स हैं वो अब इस दुनिया के अंदर खुले छूट चुके हैं। डजन्स ऑफ शील्ड एजेंट वो मर चुके हैं, और डजन्स और भी ज़्यादा मरने वाले हैं और बिस्तरों पर पड़े हुए हैं। सिल्वर सुमराई जो है वो जापान जा चुका है, कार्ल लेकोस सेवेज लैंड जा चुका है, और इसके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है शील्ड को कि शील्ड के अंदर कोई मिला हुआ है जिसने ये काम करवाया था। और वो दूसरा आदमी बोलता है कि आपकी सारी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ मसला ज़रूर लग रहा है आपकी बातों के अंदाज से। तो वहीं पे हम शिफ्ट होते हैं वो वाले पैनल के ऊपर जो न्यू एवेंजर्स का इशू 1 था, और बोलती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मसला यह है कि इन सब के बीच एक्सीडेंटली मैंने एवेंजर्स की टीम को वापसी बना दिया। मतलब ये वही इवेंट था जब न्यू एवेंजर्स की टीम फर्स्ट टाइम क्रिएट हुई थी। इसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, सेंट्री, स्पाइडरमैन, लूक केज और जेसिका ड्रू यानी कि स्पाइडर वुमन मौजूद थी। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे हैंक पिम जो कि खुद एक स्क्रल है और स्पाइडर वुमन आपस में बात कर रहे होते हैं। और हैंक पिम पूछते हैं कि सच में तुमने टीम दोबारा से बना दी। और वो बोलती कि हाँ मैंने टीम दोबारा बना दी, लेकिन अब हमारी जो लिस्ट थी बिग गन ट्रबल्स की उसके अंदर एक नाम और ऐड कर दो, और वो नाम है सेंट्री। तो हैंक पिम बोलते हैं कि उन लोग ने नई टीम बना ली एवेंजर्स की और मुझे बुलाया भी नहीं। तो बोलती है कि तुम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे ना। तो हैंक पिम बोलता है कि मैं फाउंडिंग मेंबर था एवेंजर्स का, उन्होंने मुझे कम से कम बुलाना तो चाहिए था। तो कहती क्या तुमने सुना नहीं कि ये एवेंजर्स नहीं न्यू एवेंजर्स है। तो हैंक बोलता है कि वो लोग ऐसे भी हैंक पिम को शुरू से कचरे की तरह ट्रीट करते हैं, और ये बताओ कि तुम्हें ज्वाइन करने के लिए किसने कहा। तो वो कहती है मुझे खुद कैप्टन अमेरिका ने ऑफर करी थी कि मैं एवेंजर्स को ज्वाइन कर लूँ। वैसे मेरा दिल तो बहुत सारा था, मैं एम्पायर की ग्लोरी के लिए उसका खून वहीं पी जाऊँ। तो हैंक बोलता है अच्छा उन्होंने तुम्हें इन्वाइट करा और फिर तुमने क्या कहा। तो कहती है मैंने उनसे ये कहा कि मैं सोच के बताऊंगी। तो हैंक बोलता है तो तुमने इस बारे में क्या सोचा। कहती है जाहिर सी बात है, आज रात मैं टोनी स्टार्क के पास जा रही हूँ और अब से मैं वहीं पर रहूँगी, मेरी आइज़ हर वक्त उसी के ऊपर होंगी, और मैं उसकी सारी टेक्नोलॉजी हर चीज़ को क्रैक करने की कोशिश करूँगी इस तरह से कि उसको पता भी ना चले। तो हैंक पिम बोलते हैं देखो ये हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त लकी साइन है, तुम समझ रही हो ना इसका क्या मतलब है। मतलब हम अपने प्लान के और ज़्यादा करीब आ रहे हैं और ये प्लान अब और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो हैंक पिम बोलते हैं क्या इस बारे में मैडम हाइड्रा को पता है। तो जेसिका बोलती है कि हाँ अभी मैं कुछ देर बाद उनसे मिलने जा रही हूँ। और इसी तरह हाइड्रा की जो कमांडर मैडम हाइड्रा होती हैं वो इनसे भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होती है और एक तरफ शील्ड से भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होती है। और वो बेसिकली उनको आज के वाक़ये के बारे में बता रही होती है और बताती है कि किस तरह से उसने जो है एवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया है।
तो मैडम हाइड्रा बोलती है कि तुम्हारी डील अभी भी वही है कि अब तुम शील्ड की इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ एवेंजर्स की इन्फॉर्मेशन भी मुझे ला के दोगी। तो बोलती कि ठीक है, लेकिन अब मेरी कीमत बढ़ चुकी है क्योंकि अब मैं तुम्हें एवेंजर्स की इन्फॉर्मेशन भी ला के दे रही हूँ और ये और ज़्यादा रिस्की हो चुका है, तुम्हें मेरी कीमत बढ़ानी ही होगी। और इसी तरह मैडम हाइड्रा जो है उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडर वुमन जो है एवेंजर्स टावर में आती है अपना नया कॉस्ट्यूम पहनते हुए और बोलती है कि देखो ज़रा मेरी तरफ, मैं दोबारा से सुपर हीरो बन गई हूँ। और इस तरह वो लोग खाने की टेबल पे बातें वगैरह कर रहे होते हैं और कुछ मसले वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं। और उसमें टोनी स्टार्क जो है वांडा का जिक्र करता है कि उसकी हेक्सेस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रही हैं, वो जो है अपनी पावर्स को संभाल नहीं पा रही है। तो वहीं पर अचानक जो है बातों के बीच में जो है स्पाइडर वुमन अचानक पूछती है कि ये बताओ कि वांडा मैक्सिमॉफ है कहाँ पे। तो सब लोग वुल्वरीन वगैरह उसकी शक्ल देखने लग जाते हैं। तो वो बोलती कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी। तो स्टार्क बोलता कि नहीं ऐसी बात नहीं है। वेल, उसके साथ एक खतरनाक किस्म का ब्रेक डाउन हुआ था जिसकी वजह से अब उसकी हालत अब ठीक नहीं है और वो अपने फादर मैग्नीटो के साथ है। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं उस दिन जो मैंशन पे हुआ था, जो एवेंजर्स की टीम के साथ हुआ, वो सब उसी ने किया था। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि वो सब उसने करा था, वाकई में वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो वहाँ पे आयरन मैन बोलता है देखो वो कोई बुरी शख्स नहीं है लोगन, वो सिर्फ एक सिक पर्सन है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो लोगन बोलता है कि देखो जिसका बाप हो टेररिस्ट हो स्टार्क, तो बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर पड़ेगा ना। तो वहीं पे आयरन मैन बोलता है कि चलो अब बात ख़त्म करो, अब वो अपनी फैमिली के साथ है। तो लोगन बोलता है कि वो मैग्नीटो के साथ है। तो आयरन मैन बोलता है कि वो उसकी फैमिली है, वो उसका बाप है, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है, हमें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। तो वुल्वरीन बोलता है कि अच्छा तुम उसको उसके बापों के हाथ में छोड़कर आ गए हो और ये बैठ के उम्मीद कर रहे हो कि अब कुछ बुरा नहीं होने वाला। इस तरह हम शील्ड हेली कैरियर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे डायरेक्टर ऑफ शील्ड यानी मारिया हिल जो हैं स्पाइडर वुमन को बुलाती हैं और उससे थोड़ी सी बातचीत करती हैं। अब बोलती कि मैंने सुना है एजेंट ड्रू कि अब तुम एक अवेंजर भी बन चुकी हो। तो बोलती कि हाँ मैं अवेंजर्स बन चुकी हूँ क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़बरदस्त ऑफर आई थी। और वहाँ पे मारिया हिल बोलती कि सब छोड़ो, ये बताओ कि आखिरी बार मैडम हाइड्रा नाम की विलन उससे तुम कब मिली थी जो तुम जानती हो कि एक टेररिस्ट है। तो वो बोलती है कि ये सब मेरी फाइल में मौजूद है। तो ये बताओ कि तुम्हारी फाइल कितनी ज़्यादा अप टू डेट है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि उसमें रिसेंट के कुछ वाक़यात मौजूद हैं। तो वो बोलती है कि आपका क्या मतलब है कहने का। तो वो बोलती है कि देखो मुझे तुम पर शक करना तो बिल्कुल जायज़ बनता ही है क्योंकि तुम पहले हाइड्रा की एजेंट रह चुकी हो और एक एक्स टेररिस्ट भी रह चुकी हो जो कि इस वक्त मेरी शिप के ऊपर मौजूद है। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि आपने मुझे इस पर इन्वाइट करा था, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आई थी। तो मारिया हिल बोलती है कि तुम जो हो मुझे नर्वस कर रही हो, मेरा स्पाइडी सेंस टिंगल कर रहा है तुम्हारे बारे में। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि वेल आपसे पहले जो लोग थे वो मेरी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते थे, मेरी और मेरे पेरेंट्स की, जो कि हाइड्रा छोड़ के ज़बरदस्त किस्म के साइंटिस्ट थे, वो शील्ड के अंदर आए थे और उन्होंने शील्ड के लिए काफ़ी टाइम खिदमत भी करी है बहुत। तो मारिया हिल बोलती है कि अब निक फ्यूरी यहाँ पे काम नहीं करते हैं और ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तो बोलती कि बिल्कुल जैसा आप कहें। और मारिया हिल बोलती कि डिसमिस्ड। और वहीं से हम देखते हैं वो स्पाइडर वुमन जा रही होती है लेकिन जाते हुए बोलती है क्या यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आपके लिए कर सकूँ जिससे आप मेरे ऊपर ज़रा कम शक करें। तो बोलती कि नहीं, मैंने कहा ना डिसमिस्ड। तो वहाँ पे स्पाइडर वुमन बोलती है देखो तुम एक बात जानती हो कि तुम्हारे ऊपर भी कोई इतना ज़्यादा भरोसा करता नहीं है जितना तुम मुझ पर नहीं करती हो। इनफैक्ट तुम्हारे बारे में तो कोई इस शिप के ऊपर चिंता करता भी नहीं है कि तुम आखिरकार हो कौन और यहाँ पे कर क्या रही हो। मोस्ट ऑफ द शील्ड एजेंट वो तो तुम्हारे बारे में जानते भी नहीं हैं और कुछ शील्ड एजेंट्स वो जो गद्दार हो गए हैं वो सैवेज लैंड के अंदर घूम रहे हैं और इस सब का इल्ज़ाम तुम्हारे सर पे जाता है। लेकिन मारिया हिल गुस्से से बोलती है कि मैंने कहा ना डिसमिस्ड। और वहाँ पे स्पाइडर वुमन जाते हुए बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें एक आई पैच पहनना चाहिए, शायद तब जाके तुम यहाँ की शील्ड की डायरेक्टर लगने लगो। और वहीं पे स्पाइडर वुमन का फ़ोन बजता है और वो उठाते हुए बोलती है कि हाँ बोलो। और वो बोलता है कि तुम अब तक यहाँ पे क्यों नहीं आई। तो बोलती कि तुम कहाँ हो। तो हैंक पिम बोलते हैं कि मैं एवेंजर्स टावर पे हूँ। तो जेसिका ड्रू बोलती है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। एक्समैन और हम लोग यानी सारे एवेंजर्स मिलकर जिनोशा जा रहे हैं वांडा मैक्सिमॉफ की सिचुएशन को कन्फ्रंट करने के लिए, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है एक बार फिर से। तो स्पाइडर वुमन पूछती है कि तुम लोग उससे कैसे निपटने वाले हो। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता, आधा ग्रुप कह रहा है कि इसको मार दिया जाए और आधा कह रहा है उसको बचा लिया जाए। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि तुम उसको मार डालना जैसे ही तुम्हें मौका मिले। तो हैंक पिम बोल रहा है और अगर क्या हुआ उससे हमारा प्लान चौपट हो गया, फिर हमारा राज खुल गया। तो बोलती कि नहीं होगा और वैसे भी उसने हैंक पिम के दोस्तों को मारा है, तुम भी जो अपना दिमाग खो बैठना और उसको मार देना और उसके बाद हम तुम्हें स्विच करवा देंगे। और इस तरह बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ये हाउस ऑफ एम वाला इवेंट आ गया जब एवेंजर्स और एक्समैन वांडा मैक्सिमॉफ को कन्फ्रंट करने के लिए जा रहे होते हाउस ऑफ एम के फर्स्ट इशू के अंदर। और इस तरह हैंक पिम और जेसिका ड्रू भी वहाँ पे पहुँचते हैं जिनोशा के अंदर और कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं कि वही इवेंट होता है, यानी कि सारी रियलिटी अचानक वाइट हो जाती है और उसके बाद चेंज टू बी कंटिन्यूड।